Hello, my dear friends. A very good morning. Myself Ramanand Singh, and I welcome you all on this YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है that is going to be related to the chapter electricity. We are going to deal with EMF and terminal potential differences. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को लेना है that is EMF, electromotive force. So as the term is electromotive force, तो यहाँ से आप लोग ऑलरेडी इस टर्म से समझ सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स which provides motion to the electrons. But actually देखा जाए this is a misleading word. This is not a force, this is an energy. This is kind of energy which is being provided to the electron and which is getting dissipated when it passes through a certain load or resistance which we have applied across the terminals of any battery. तो EMF बेसिकली हमारे पास जो होता है वो किसी भी सेल या बैटरी में जो हमारे पास सोर्सेस हैं उसमें हम लोग देखते हैं. तो बेसिकली जो EMF हम लोग मेजर करेंगे दैट इज फॉर अ सोर्स बेसिकली जो होता है दिस इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट मेंटेन्स a potential difference across any given circuit. So any given circuit के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कर रहा है दैट इज सोर्स. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेसिकली. अगर मैं बात करूं दिस कुड बी ऑफ डीसी सोर्स. फॉर एग्जांपल वी हैव सेल एंड बैटरीज, whereas it could be of AC type जो आपके पास हाउस होल्ड सप्लाईज में होता है. We know that the current is only able to flow through the conductor when a potential difference has been applied across this conductor. अगर मेरे पास एक वायर है, इसके क्रॉस मैंने एक पोटेंशियल, मान लीजिए ये A है पॉइंट, दिस पॉइंट इज B, दिस इज एट हायर पोटेंशियल or this is at lower potential, then a current will starts to flow from point A to point B. तो ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन होगा तब तक हमारे पास जो करंट है वो नहीं फ्लो होगी. और वी ऑल्सो नो दैट हायर पोटेंशियल मीन्स इट इज हैविंग हाई एनर्जी और लोअर पोटेंशियल मीन्स इट इज हैविंग लोअर एनर्जी. तो we can say that the current is moving again from higher energy to lower energy. तो कोई भी सिस्टम है हमारे पास बेसिकली that moves from higher energy state to lower energy state. वो नेचर में कोई भी सिस्टम हो that moves from higher energy state to lower energy state. तो बेसिकली हायर पोटेंशियल इज at higher energy, lower potential is at lower energy. तो इसलिए आप जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज नॉट अ फोर्स, दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज दिस EMF इज गोइंग टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट्स. तो अगेन ये जो है हमारे पास दिस इज अ मिसलीडिंग वर्ड. दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स so that they can flow in the circuit and so that the
करंट में फ्लो इन द सर्किट। तो आइए अब हम लोग सोर्स का डिस्कशन जब कर लिए हैं, तो इसमें बेसिकली आप लोग को जो पढ़ना है अभी फ़िलहाल, दैट इज़ डीसी सोर्स। you are not going to deal with AC source right now in this class. You are going to study this in higher classes. तो इसका हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं डीसी सोर्स की बात करते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है डीसी सोर्स में हमारे पास जो गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डीसी सोर्स में सेल या बैटरीज जो देखते हैं, it is having a container in which we have placed a ionic solution called electrolyte. बेसिकली अगर मैं बैटरीज की बात करूं तो दिस इज डाइल्यूट H2SO4। तो H2SO4 जब सॉल्यूशन में फॉर्म में होगा तो H2SO4 विल ब्रेक आउट इनटू 2H+ आयन प्लस SO4 2- आयन। तो हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास बेसिकली हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन है। अब हम लोग करते क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स हम लोग डिप कर देते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड 1, यू कैन कॉल इट एज, और दिस इज इलेक्ट्रोड 2। और इन इलेक्ट्रोड से दो टर्मिनल्स ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज टर्मिनल 1, these are terminals, और दिस इज टर्मिनल 2। अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग इस सॉल्यूशन में इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं तो दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ टेंडेंसी। एक इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होती है वो होती है हाइड्रोजन आयन, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की। वहीं पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उसके पास जो टेंडेंसी होती है कि हमारे पास जो सल्फेट आयन है SO4 2- आयन है उसको अट्रैक्ट करने की। तो होगा क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ H2SO4 है, यानी कि वो H+, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस और लार्ज नंबर ऑफ सल्फेट आयंस हैं। जैसे ही मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया इस सॉल्यूशन में, तो लेट अस अज्यूम दैट द इलेक्ट्रोड 1 इज गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव H+ आयंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेट होने लगेंगे H+ आयंस, और जब H+ आयंस आएंगे इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज गोइंग टू बी गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। वहीं पे हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड 2 है, लेट अस अज्यूम इट इज अट्रैक्टिंग सल्फेट आयंस, तो इट इज हैविंग accumulation of SO4 2- आयंस। तो दिस इज गोइंग टू बी हैविंग अ polarity of negative signs. We have accumulation of electrons. SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वहीं पे हाइड्रोजन आयन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो बेसिकली जब सल्फेट आयन आएगा तो इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू दैट इलेक्ट्रोड्स, और जब H+ आयन आएगा तो इट इज कॉजिंग अ डेफिशिएंसी इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। अब होगा क्या कि इन दोनों पोलैरिटीज के बीच में दिस इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। और जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दोज इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में बन जाएगा। अब मैंने क्या किया कि आई वॉन्ट टू मूव
a charge of q coulomb from electrode 2 to 1 against that particular electric field। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मुझे एक चार्ज Q को इसके अगेंस्ट में लाने के लिए कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज when electrostatic buildup has been there in the in between those electrodes, so that is called as the EMF. So again we have to do some kind of work to move this charge from this electrode to another electrode। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रोड 2 है उससे इलेक्ट्रोड 1 की तरफ मुझे एक सर्टेन चार्ज Q ले जाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज गोइंग टू गिव अस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग बात जो करते हैं कि देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोड 2 जो है, इलेक्ट्रोड 1 जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वहीं पे इलेक्ट्रोड 2 जो है दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो होगा क्या कि देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन बिटवीन दैम, और अगर मुझे एक चार्ज Q को प्लस चार्ज Q को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है फ्रॉम इलेक्ट्रोड 2 टू इलेक्ट्रोड 1, देन आई हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। सो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो EMF इज ऑल्सो सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास इसके बीच में है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। सो दिस Q वी आर टेकिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोड 2 टू इलेक्ट्रोड 1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में हम लोग ले जा रहे हैं। अब जब हम लोग इसके अगेंस्ट में ले जाएंगे तो वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। सो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज which is required to move a charge from one electrode to another electrode in open circuit condition। अभी हमने देखिए यहाँ पे टर्मिनल जो है वो किसी इस टर्मिनल के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टिव लोड या कोई भी सर्किट हमने नहीं अप्लाई किया है। अभी हमारे पास बेसिकली जो बिल्डअप हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी हैव डिप्ड सर्टेन इलेक्ट्रोड इन दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो उस टाइम पे मेरे पास जो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज EMF। तो EMF इज वर्क डन, EMF is work done per unit charge in moving a charge from one electrode to other in open circuit condition। ओपन सर्किट का कंडीशन का मतलब हमारे पास I have not applied any external circuit to the terminals of the battery। तो ओपन सर्किट का मतलब है कि बेसिकली जो टर्मिनल के अक्रॉस करंट है, ये जो टर्मिनल के अक्रॉस करंट यहाँ से जो फ्लो करेगी दैट इज इक्वल्स टू 0। So there is no connection, or we can say that the resistance between
द टर्मिनल्स इज इन्फानाइट। देखिए ये ओपन है तो R वी कैन से दैट R इज इन्फानाइट बिटवीन द टर्मिनल्स और I is equals to 0. तो in such conditions the amount of work done per unit charge in moving a charge from one electrode to another electrode is called as the open circuit condition. अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे प्लस Q की, similarly we can have minus Q also if we try to move it from electrode 1 to electrode 2, जो भी उसको वर्क डन करना पड़ रहा है that is going to be equals to EMF of the battery. तो ये जो बेसिकली प्रोसीजर हो रहा है that is because of, देखिए हमारे पास H2SO4 है in the form of electrolytes और इलेक्ट्रोड्स होंगे इसमें। बेसिकली दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, दो डिफरेंट मटेरियल्स के इलेक्ट्रोड्स हैं। द इलेक्ट्रोड 2 इज ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड 1 इज ऑफ कॉपर। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास एक ईएमएफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, या मैं बोलूं कि हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। बिकॉज ऑफ इट देयर इज जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन द बैटरी और सेल। अब जैसे ही हमने इस बैटरी और सेल के अक्रॉस एक एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे तो वी कैन सी दैट वन इज हैविंग डेफिशिएंसी, वन इज हैविंग एक्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो जिस इलेक्ट्रोड में एक्सेस में है उस इलेक्ट्रोड से जिस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास डेफिशिएंसी है उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे एंड दैट विल कॉज द इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो इस बिल्डअप की वजह से, इस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से या एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जैसे ही मैंने एक्सटर्नल सर्किट लगाया तो क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो यहाँ एनर्जी मिली है दे विल ट्राई टू मूव विद दिस एनर्जी इन द एक्सटर्नल सर्किट। और एक्सटर्नल सर्किट में हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। दे विल डेसिपिएट दैट एनर्जी in that external circuit and move to the other electrode, ताकि वो अगेन जो हमारे पास एनर्जी है वो इस प्रोसेस से कलेक्ट कर सकें और अगेन जो एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर सकें। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ, जिसकी वजह से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और उस केमिकल प्रोसेस की वजह से हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में करंट आ रही है। तो बेसिकली द केमिकल एनर्जी फ्रॉम द सेल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ईएमएफ आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इट इज़ द वर्क डन इन ओपन सर्किट कंडीशन टू मूव अ चार्ज। अगर यहाँ पे आप चार्ज 1 कूलम का ले लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन, और वी कैन से वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं अगर 1 कूलम का चार्ज लूँगा देन इट विल बी इक्वल्स टू EMF इज इक्वल्स टू द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू एंड द इलेक्ट्रोड, और it is equals to work done per unit charge in moving that particular charge from one electrode to and the electrode. But you must remember that EMF is always going to be measured in open circuit condition. We cannot measure EMF in closed circuit condition. That means when external circuit has been applied to that terminals of that particular cell. तो अभी ये कंडीशन हो गई EMF की। अब हम लोग देखते हैं इस जो हमारे पास ये जो बैटरी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वी ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इसमें जो हमारे पास टर्मिनल 1 था दैट इज़ रिप्रेजेंटेड ड्रॉन बाय अ बिगर लाइन एंड दैट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव पोलैरिटी। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड 2 था दैट इज़ हैविंग अ नेगेटिव पोलैरिटी, तो दिस इज़ ड्रॉन बाय अ स्मॉलर लाइन और हम उसको नेगेटिव पोलैरिटी लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा वो पूरे के पूरे कंटेनर में है।
तो कुछ समय तक यहाँ पे सल्फेट आयन आएंगे। अब हम जानते हैं कि द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो होगा क्या कि जब मैंने एक्सटर्नल सर्किट नहीं अप्लाई किया है तो जो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोड 2 के सराउंडिंग में सल्फेट आयन थे वो उसको नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, और जो हमारे पास कॉपर जो इलेक्ट्रोड 1 था उसके सराउंडिंग में जो H+ आयन थे दे विल कॉज इट टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब होगा क्या कि जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसके सराउंडिंग में और जो H+ आयन्स होंगे दे विल कॉज रिपल्शन टू दोज H+ आयन्स। और होगा क्या कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन या H+ आयन इस कॉर्नर से इस इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफ़र करना होगा, देन यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन मूविंग दिस H+ आयन टू दिस इलेक्ट्रोड। हमको बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा इस H+ आयन को इस इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर। सिमिलरली द कंडीशन, अगर मेरे पास एक SO4 2- यहाँ आयन है सल्फेट आयन, तो अब मुझे इस सल्फेट आयन को अगर यहाँ से इस इलेक्ट्रोड पे मूव करना है, अगेन आई हैव टू फेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मूविंग दिस सल्फेट आयन्स टू दिस इलेक्ट्रोड, जब तक हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट नहीं अप्लाइड है। तो ये हो क्या रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस ये फेस कर रहे हैं दीज आयंस टू मूव टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RS, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस RS या फिर सोर्स रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आ किस वजह से रहा है? दिस इज बेसिकली बिकॉज द आयंस आर फेसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस while moving from their particular location to their respective electrodes। किसी भी सर्टेन पोजीशन से उसको इलेक्ट्रोड्स तक जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस और कॉल्ड एज सोर्स रेजिस्टेंस। तो अभी हमको EMF क्लियर हो गया, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a charge from one electrode to another electrode। और हमको क्लियर हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज द आयंस आर फेसिंग रिपल्शन फ्रॉम दोज विच आर एट द इलेक्ट्रोड्स, और बेसिकली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में या उस लिक्विड में, सो दे आर गेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दोज लिक्विड्स so that they are facing a large number of resistance from those molecules to move from one location to the respective electrodes। तो ये थी कहानी हमारे पास EMF की। जो EMF है ओपन सर्किट में, तो इसको हम लोग EMF को एप्सिलॉन से लिख देते हैं या E से लिख देते हैं, दो जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, या फिर एप्सिलॉन से लिख देते हैं। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है लिक्विड में आयंस को मूव करने के लिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं वो, जैसे आप लोग ओपन हाईवे है तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक ऑन द हाईवे देन यू विल फेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मूविंग थ्रू दैट पर्टिकुलर हाईवे। जैसे कि, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको अगर भीड़ में जाना है, मूव करना है, तो आपको रेजिस्टेंस फेस करना ही पड़ेगा। तो सिमिलर कंडीशन इज हैपनिंग विद दीज आयंस, H+ आयंस और सल्फेट आयंस। वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू होकर इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच रहे हैं। सो दिस कॉजेज अ रेजिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ दीज आयंस, और जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर ली, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अगर मैंने इस सर्किट के अक्रॉस
अगर मैंने लगा दिया है एक रेजिस्टिव सर्किट, एक एक्सटर्नल सर्किट मैंने लगा दिया है R, तो हमारे पास EMF था E, देन होगा क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही मैंने लगाया, दिस इज नेगेटिव पोलैरिटी, दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी, दिस इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस एंड देन दे विल मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल, या ऐसा समझिए अभी हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल था, एक पॉजिटिव टर्मिनल था, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट किए, ये नेगेटिव टर्मिनल था हमारे पास, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू किए और यहाँ तक आ गए। अब होगा क्या, जैसे ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड, वो जैसे ही डिक्रीज होंगे तो होगा क्या कि अगेन उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ जो सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस थे वो अगेन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो दे विल फेस अ रेजिस्टेंस, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आयंस हैं वो मूव करने में एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक रेजिस्टेंस फेस होगा फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस, तो उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर सोर्स रेजिस्टेंस। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, इस बैटरी के साइन के साथ में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया RS, और जो हमारी बैटरी है दिस इज द बैटरी, जिसमें हमारे पास दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज सोर्स रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ओपन कंडीशन में तो ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होगी